हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई हुई थी मेरे पास कि मैम 2019 के पेपर का सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो आज मैं आपके सामने 2019 का जो एचटेट का पेपर था उसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ इस वीडियो में। तो बच्चों, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप जैसा जानते हैं कि 60 क्वेश्चंस हैं। तो 10 क्वेश्चंस का मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसमें मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बताऊंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी और उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि जो पेपर बनेगा 2021 में, जो पेपर बन चुका होगा सेकेंड और थर्ड जैन को जो आपका पेपर होना है, वो क्या है कि 2019 के पेपर के बेस पर ही बनता है। हमेशा कोई पेपर जब सेट होता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर एग्जामिनर के हाथ में होते हैं। तो वहां से ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी मिलते जुलते क्वेश्चन है मैं उनका भी डिस्कशन करूंगी इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो पार्ट्स में डिवाइड होगी ये वीडियो, और 6 पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा 2019 का जो पेपर है। लेकिन बच्चों, एक चीज और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो काफी हाई लेवल का है। 2014 का पेपर अभी हमने डिस्कस किया था कि वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं बोल सकते उस पेपर को, लेकिन ये जो पेपर है ये आपके गेट और नेट लेवल का पेपर है। 70 to 75% पेपर, सॉरी, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपके स्टैंडर्ड पेपर से आए हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर आप जरा सी भी अगर लापरवाही करते हैं कि जस्ट बेसिक सा आप इंट्रो लेकर जाते हैं तो बच्चों थोड़ी सी मुश्किल में आप जरूर आ सकते हैं। तो जो मैंने एमसीक्यूज की सीरीज आपके साथ शेयर की हुई है वो सारे यूजीसी नेट और गेट लेवल के पेपर्स क्वेश्चंस हैं वहां से। उनको जरूर आप एक बार एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपने एटलीस्ट जो पढ़ा है वो तो कम से कम आपको याद हो। तो अब मैं इस वीडियो में अभी स्टार्ट करते हैं हम इस पेपर का डिस्कशन, और आगे जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो वीडियो की ड्यूरेशन में ही मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कलर भी चेंज कर लेते हैं बच्चों ये, क्योंकि ये स्कैन किया हुआ पेपर है, थोड़ा सा विजिबिलिटी में दिक्कत आ सकती है। In context of computer network, which of the following is not an error correcting code? Error correcting code कौन सा नहीं है? Binary convolution code, low density parity check code, read सोलमन कोड और नन ऑफ दिस। बच्चों, इन मार्क्स पे मत जाना ये, क्योंकि किसी का पेपर किसी ने स्कैन करके डाला हुआ है। तो अब मैं जो रेड मार्क्स से जो करूंगी वो आपके आंसर जो होंगे करेक्ट होंगे। तो बच्चों, जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एरर करेक्टिंग कोड होते हैं वो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास होता है आपका हेमिंग कोड, ठीक है। दूसरा है हमारे पास बाइनरी कन्वोल्यूशन कोड, बाइनरी कन्वोल्यूशन कोड। थर्ड है हमारे पास रीड सोलमन कोड, रीड सोलमन कोड। और जो फोर्थ है बच्चों वो है लो डेंसिटी पैरिटी चेक, लो डेंसिटी पैरिटी चेक। तो आंसर तो बच्चों आपको आइडिया हो गया होगा कि आंसर क्या होगा। आंसर जो होगा वो होगा आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारे पास जो कोड है, जो कोड गिवन है, तो आंसर जो होगा, आंसर तो हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। लेकिन जो मुझे इस बार एग्जाम में लगता, मुझे लगता है कि इन कोड के बारे में डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है कि बाइनरी कन्वोल्यूशन कोड क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, जो आपका हेमिंग कोड होता है, हेमिंग कोड तो आपको पता है कि एरर करेक्टिंग और डिटेक्टिंग कोड है। एरर डिटेक्शन के टाइम पर ये 2 बिट साइमल्टेनियसली डिटेक्ट कर सकता है, साइमल्टेनियसली डिटेक्ट कर सकता है, और एंड 1 बिट फॉर एरर करेक्शन, ठीक है। तो अगर आपसे हेमिंग कोड के बारे में पूछा जाए तो डिटेक्शन के टाइम पर 2 बिट साइमल्टेनियसली, और करेक्शन के टाइम पर 1 बिट। और बाइनरी कन्वोल्यूशन कोड जो होता है, जो आपके एनकोडर यूज करते हैं, ठीक है, जो एनकोडर आपके यूज करते हैं उसको कहते हैं हम बाइनरी कन्वोल्यूशन कोड। इसमें एनकोडर क्या करता है? प्रोसेस करता है। एनकोडर प्रोसेसेस एन इनपुट सीक्वेंस, encoder processes an input sequence of bit of arbitrary length, किसी भी लेंथ की कोई भी बिट ये प्रोसेस करेगा
एंड जनरेट द सीक्वेंस, एंड जनरेट्स द सीक्वेंस। तो बच्चों इन डेफिनेशंस को भी आप जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछी जा सकते हैं। रीड सोलमन कोड क्या होता है बच्चों? ये ब्लॉक कोड होते हैं कैपेबल ऑफ करेक्टिंग। ये क्या होता है? ब्लॉक कोड है। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या हो सकता है? कैपेबल ऑफ करेक्टिंग बर्स्ट नंबर ऑफ बिट्स, कैपेबल ऑफ करेक्टिंग बर्स्ट नंबर ऑफ बिट, ठीक है। इन द रिसीव्ड डेटा, ठीक है, इन द रिसीव्ड डेटा। फाइन। तो ये आपका रीड सोलमन कोड हो गया। इसमें क्या बताया मैंने कि बर्स्ट कोड होता है, और जो करेक्शन के लिए होता है इसमें बर्स्ट एरर्स को, डेटा बर्स्ट नंबर ऑफ बिट्स को ये आपका करेक्ट करने में हेल्प करता है। अगला है आपका लो डेंसिटी पैरिटी चेक। ये भी आपका ब्लॉक कोड होता है बच्चों। ये पैरिटी चेक मैट्रिक्स कंटेनिंग, इसमें क्या होता है? पैरिटी मैट्रिक होती है, पैरिटी चेक मैट्रिक होती है, ठीक है, that containing a low density of ones, low density of ones, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर? इसलिए इसको लो डेंसिटी बोलते हैं। इट कंटेन्स लो डेंसिटी ऑफ वंस। तो ये पूछा जा सकता है इसमें लो डेंसिटी क्या है? इसमें आप बोलेंगे कि लो डेंसिटी ऑफ वंस की जो स्ट्रिंग होती है वो इसके अंदर मेन वर्क करती है, ठीक है। और जो मेन इसका पर्पस होता है, दिस इज ऑल्सो सुटेबल फॉर and suitable for large network, suitable for large block size, large block size in very noisy channel, ठीक है। ये पॉइंट भी आप जरूर नोट कर लें, इन वेरी नॉइजी चैनल, इन वेरी नॉइजी चैनल, ठीक है। तो बच्चों इन डेफिनेशंस को भी एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। हैमिंग डिस्टेंस में बताया कि 2 बिट जो होती है एरर डिटेक्शन के लिए होती है, और 1 बिट एरर करेक्शन के लिए होती है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड था बाइनरी कन्वोल्यूशन कोड, इसके अंदर एनकोडर प्रोसेस एंड इनपुट सीक्वेंस ऑफ बिट ऑफ आर्बिट्ररी और जनरेट सीक्वेंस ऑफ बिट ऑफ आर्बिट्ररी, ठीक है। रीड सोलमन कोड क्या होता है? ये ब्लॉक कोड होता है, और ये बर्स्ट एरर्स को करेक्ट करने में काम आता है, ठीक है। सिमिलरली जो लो डेंसिटी पैरिटी चेक होता है ये भी ब्लॉक कोड होता है। इसके अंदर पैरिटी चेक मैट्रिक्स होती है, और इट कंटेन्स द लो डेंसिटी ऑफ वंस, और इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर ब्लॉक लार्ज ब्लॉक साइज इन वेरी नॉइजी चैनल, ठीक है। तो क्वेश्चन नॉइजी चैनल से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कोड है जो नॉइजी चैनल में हेल्प करता है एरर को करेक्ट करने में, तो आप बता देंगे लो डेंसिटी पैरिटी चेक। फाइन। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर घुमा कर आए तो भी आप इसका आंसर इजिली दे पाएंगे। अगला है हमारे पास एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट प्रोसेस शेड्यूलिंग algorithm, consider the arrival time and execution time for the processes। ये आपका क्वेश्चन है, इसको भी हम दूसरे पेज पर ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं बच्चों, P1, P2, P3 और P4। अराइवल टाइम गिवन है। आपको पता होगा कि इससे रिलेटेड मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, काफी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दे देती हूँ इस टाइम पर। एग्जीक्यूशन टाइम है इसका 20, 25, 10 और 15। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको इसका एक गैंट चार्ट बनाना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोस में कि किसी भी अगर इस टाइप का प्रोसेस शेड्यूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसका आप गैंट चार्ट बनाएंगे। और एल्गोरिथम कौन सा? ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब देखो बच्चों, P1 स्टार्टिंग में क्या हुआ? 0 टाइम पर आपका P1 अराइव हो गया, ठीक है। और 15 एनी यूनिट ऑफ टाइम, कोई भी यूनिट ऑफ टाइम हो सकती है, मिली सेकेंड भी हो सकता है, माइक्रो भी हो सकता है। तो एट 15 यूनिट ऑफ टाइम क्या हो गया? आपका प्रोसेस P2 भी मेमोरी में आ चुका है, यानी कि 15 मिली सेकेंड तक आपका फर्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ। इसकी रिमेनिंग कितनी बिट रह गई, टाइम रह गया, सॉरी 5। अब आपका जब 5 रह गया प्रोसेस P1 का, तो P2 भी एंटर कर गया। अब एल्गोरिथम कौन सा? आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो अब आपके पास दो एल्गोरिथम रेडी क्यू में आ गए हैं,
है P1 और P2। P1 का टाइम कितना बचा है 5 और P2 का है 25। शॉर्टेस्ट क्या रहेगा P1 ही रहेगा। तो अगेन क्या होगा 5 मिनट के लिए 5 मिली सेकेंड के लिए आपका P1 ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि 30 यूनिट ऑफ टाइम पर आपका प्रोसेस P3 आ जाता है। ठीक है, अभी क्या होगा 10 मिली सेकेंड तक आपका प्रोसेस जो है P2 रन करेगा। ठीक है, यहाँ पर 30 कर दिया मैंने और 10 इसमें से आप माइनस कर दो यानी कि 15 रह गया। अब 10 मिली सेकेंड तक आपका ये प्रोसेस P2 रहेगा। उसके बाद आपका प्रोसेस P3 जो है रेडी क्यू में आ जाएगा। अब प्रोसेस P2 और P3 का टाइम कंपेयर करेंगे। किसका टाइम कम है P3 का है तो P3 आप एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर कितना टाइम लेगा ये 10। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 40 मिली सेकेंड पर आपका प्रोसेस P3 कंप्लीट हो गया है, लेकिन P4 अभी रेडी क्यू में नहीं आया क्योंकि ये कब आएगा 45 मिली सेकेंड पर आएगा। उससे पहले आपके पास कौन सा प्रोसेस बचा हुआ है P2 बचा हुआ है। P2 को भी आप क्या करेंगे 5 मिली सेकेंड तक रन कर लो। ठीक है, अब 5 मिली सेकेंड तक रन कर लिया, इसका टाइम कितना बचा 10। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एट टाइम 45 आपका प्रोसेस P4 भी रेडी क्यू के अंदर आ गया है। अब टाइम कंपेयर करो 10 और 15 किसका टाइम कम है प्रोसेस P2 का है। तो P2 को ही एक बार फिर रन कर दो 10 मिली सेकेंड के लिए यानी कि 55 इसका हो जाएगा। ठीक है, एट 55 मिली सेकेंड आपका प्रोसेस P2 जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप P4 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कितने टाइम तक रन होगा ये आपका 15 इसको टाइम चाहिए तो आपका क्या हो जाएगा 70। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका गैंट चार्ट बन जाएगा। अब आपको इसका टर्न अराउंड टाइम निकालना है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है आपका, जो आपका कंप्लीशन टाइम होता है माइनस अराइवल टाइम। अब प्रोसेस P1 कब कंप्लीट हो रहा है, प्रोसेस P1 तो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है 20 पर, तो 20 माइनस 0 अराइवल टाइम कितना था 0, 20 माइनस 0 यानी कि 20। अगला देख लो प्रोसेस P2 कब कंप्लीट हो रहा है, प्रोसेस P2 55 पे कंप्लीट हो रहा है। तो और इसका अराइवल टाइम कितना है, इसका टाइम है 15। तो आप यहाँ पे 15 कर लो, कितना बच गया इसका 40। सिमिलरली प्रोसेस P3 कब कंप्लीट हो रहा है 40 पर, अराइवल टाइम कितना था 30, टाइम कितना बचा इसका 5। ठीक है, तो आपके पास टर्न अराउंड टाइम आ गया। अब आप इसका वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं। वेटिंग टाइम क्या होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब बर्स्ट टाइम 20 है P1 का, 20 ही इसका टर्न अराउंड टाइम है तो 0 हो गया। अब प्रोसेस P2 का पूछा हुआ है ना इसमें, प्रोसेस P2 का टर्न अराउंड टाइम कितना 40 और इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 25 यानी कि 15। इसका आंसर मिल गया आपको। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं, ये 0 हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस। ऑप्शन क्या है आपके पास, आपके पास 5 है, 15 है, 40 है और 55। तो बच्चों आपको आंसर मिल गया होगा, आंसर हो जाएगा इसका 15। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। इस बार देखो SRTF पूछा है, हो सकता है कि नेक्स्ट जो है आपका कोई और दूसरा एल्गोरिथम पूछ ले। तो इसके लिए बच्चों आप मेरी वीडियोस को जरूर देखो, वहां पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और अलग अलग एल्गोरिथम्स के बेस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, तो उन वीडियोस को जरूर गो थ्रू करो। तो कोई दूसरा एल्गोरिथम इस बार जरूर पूछा जाएगा। अगला देख लेते हैं। Assume that AB tends to B, C tends to D, D tends to A are simultaneously satisfied by the relation A. What are the candidate key of the relation? देखो लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर AB tends to C, C tends to D and D tends to A. ये क्वेश्चन है आपका थर्ड और आपसे पूछा गया है कि what are the candidate key of this relation. बच्चों इससे रिलेटेड भी वीडियोस आप देख चुके होंगे मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को एक बार जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। वहां पर DBMS की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बनवाई हुई है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। हर एक टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एक बार आप उनको भी जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं। अब जो कैंडिडेट की निकालते हैं बच्चों, वो हम क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस हैं आपके पास ABCD और AD। एक में तो आपका है AB, CD और AD आई थिंक।
दूसरा ऑप्शन है आपका ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। तो बच्चों एक बार आप देखो इस क्वेश्चन को करके। अगला है आपके पास ए बी और डी बी। थर्ड है आपके पास ए बी और डी बी। और फोर्थ है आपके पास ए बी सी डी एंड बी सी, ए बी सी डी एंड बी सी। तो बच्चों कैंडिडेट की जब आप निकालते हैं तो आपको जो भी यहाँ पर ऑप्शंस गिवन, आप क्या करो, आप इनके थ्रू इनका क्लोजर निकाल लो। जैसे ए बी का क्लोजर निकाल लो। और जब आप ए बी का क्लोजर निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप ए बी से सी की तरफ जाएंगे, सी से डी और डी से ए हो जाएंगे। सारे के सारे एलिमेंट जो है आपके ए बी सी डी सभी को आप ट्रेवर्स कर गए हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर आप सी डी का क्लोजर निकालते हैं, सी डी का क्लोजर निकालेंगे, सी से आप डी जाएंगे, ठीक है, डी से आप ए जाएंगे और ए से आप वापस, आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आप ए से डायरेक्ट यहाँ पर सी तक पहुंच सको, तो आपके पास क्या है, बी जो है मिसिंग है, तो सी डी तो आपका हो नहीं सकता। ठीक है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये तो आपका इनकरेक्ट है, सेकंड भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसको ए बी, क्योंकि जहां जहां पर सी डी है वहां तो आपकी बात बनने वाली है नहीं। अब आप देखो ए बी से आप निकल जा रहे हैं। अगला है आपके पास डी और बी, डी और बी, डी और बी का अगर आप क्लोजर निकालते हैं तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, डी से आप ए तक जा रहे हो, पहले आप डी बी लिखो, फिर आप डी से ए तक गए। अब आपके पास ए और बी दोनों आ गए, ए बी से आप कहाँ जाएंगे, आप सी तक चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी से ऑलरेडी आप सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रेवर्स कर पा रहे हैं और डी बी से आप ट्रेवर्स कर पा रहे हैं। तो आंसर तो आपको सी जो ऑप्शन होगा ये मिल गया, ए बी और डी बी। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। यहां पर कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं यहां पर क्रॉस कर देती हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इन ER diagram, weak entity set is represented by dash and weak entity set has always participation with respect to its identify relationship। बच्चों अगर आप मेरे वीडियोस नहीं देख रहे तो आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो, क्योंकि ER डायग्राम से रिलेटेड एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया गया है। जो ER डायग्राम के अंदर वीक एंटिटी होती है उसको आप डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं और डबल डायमंड से, ठीक है, डबल लाइन डायमंड से आप वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपकी वीक एंटिटी होती है वो पार्शियल होती है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। और जो आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है वो टोटल होती है। और ये क्या होती है ये भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप इस क्वेश्चन के लिए आप मेरे वीडियोस को चेक कर सकते हो कि ER डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आसान टॉपिक, अगर आप करना चाहेंगे तो इजिली आप इसको कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो होगा हमारा डबल लाइन डायग्राम, डायमंड और पार्शियल, और ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। बाकी पे मैं क्रॉस कर देती हूँ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। Dash is the phenomena in operating system in which sometime increasing the number of page frames increases the number of page fold. This phenomena is commonly experienced in dash page replacement policy। बच्चों अगर आप कहोगे कि मैडम आप बता रहे हैं बार बार कि ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की भी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है MCQs के लिए, आप उसको भी चेक कीजिएगा। आई थिंक 5-6 वीडियोस इसके अंदर हैं, तो वहां पर मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो आपकी FIF होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये जो आपका एल्गोरिथम होता है, ये एल्गोरिथम आपकी ब्लेडी अनोमली प्रॉब्लम से ही रिलेटेड होता है। FIFO के अंदर कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लेडी अनोमली। बैंकर एल्गोरिथम तो बच्चों ये डेडलॉक के अंदर आ जाता है। डाइनिंग फ्लोस पर भी आपका सिंक्रोनाइजेशन है, गैंग फिनोमिना भी।
तो जो आपका FIFO, तो ये आपका आ जाएगा ब्लेडी अनोमली। ब्लेडी अनोमली क्या होती है ये इस बार पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी याद कर लें कि जब नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी बढ़ जाते हैं, तो उसको हम ब्लेडी अनोमली कहते हैं। और ये कौन से एल्गोरिथम में अकर होती है? ये FIFO में। तो यहाँ से आपके 2 या 3 तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल बिट ऑपरेंड इज इवेलुएटेड। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैं सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा मुझे, तभी मैंने कहा था कि पेपर काफी अच्छा आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि पेपर आपका इजी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पहले आपके पास क्वेश्चन है 8 2 3 पावर 2 3 प्लस 5 1 स्टार और माइनस। एक बार क्वेश्चन को देख लो, एक बार क्या पूछा गया इसे। नोट दैट पावर इज एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टार इज इवेल्युएटेड। आपको बताना है कि टॉप पर कौन कौन से एलिमेंट है जब आप फर्स्ट टाइम फर्स्ट स्टार को इवेल्युएट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर एक और स्टार है, एक स्टार ये है और एक स्टार ये है, ठीक है, 2 स्टार है। तो जैसे ही आप इस स्टार को सॉल्व करेंगे तो आपको बताना है कि आपके स्टैक के टॉप पर क्या है। तो इसको बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में आपने क्या किया, 8 2 3 और पावर, ये आपने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अब जैसे ही एक नया ऑपरेंड आता है, सॉरी एक नया ऑपरेटर आता है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट टॉप 2 एलिमेंट्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो टॉप 2 एलिमेंट्स को आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 आप यहाँ पर डाल दो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्लैश ऑपरेटर आ गया। स्लैश आते ही क्या करेंगे, 8 डिवाइड बाय 8 1 हो जाएगा, 1 लिखो। 1 के बाद आपका 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर आपके पास स्टार आ गया। स्टार आते ही क्या करोगे, फर्स्ट टॉप 2 एलिमेंट्स को निकालो और 2 इंटू 3 करो, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 6। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हमें यहीं पर मिल गया कि फर्स्ट स्टार को इवैल्यूएशन करने के बाद आपके पास स्टैक के टॉप पर कौन से 2 ऑपरेंड है, तो आप बताएंगे 6 और 1। चेक कर लेते हैं, 6 और 1 ऑप्शन गिवन है, 5 7 है, 3 2 है और 1 5 है। तो ऑप्शन जो 1 होगा बच्चों यही करेक्ट होगा। ऑप्शन 2 3 और 4 दोनों तीनों के तीनों रॉन्ग हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ए रिलेशन इन विच एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज fully functionally dependent on the primary key and which has no transitive dependency is said to be। बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप आंख बंद करके कर सकते हैं कि देखो जहां पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात आ जाती है, जहां पे नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वो आपका 3NF होता है। आप जहां पर आ जाते नो पार्शियल डिपेंडेंसी वो आपका 2NF होता है, ठीक है। और नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वो आपका 4NF हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो आपका करेक्ट होगा, बाकी आपके सारे के सारे रॉन्ग हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड WLAN सिक्योरिटी स्टैंडर्ड 802.11, 802.11G, 802.11B और 802.11I। तो इसको भी बच्चों में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि क्वेश्चन देखो इस बार WLAN स्टैंडर्ड के बारे में पूछा गया, तो इस बार थोड़ा हो सकता है कि इनके बारे में पूछ लिया जाए, तो मैं इनको भी डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और आप इनको ध्यान से सुना। क्वेश्चन यहीं से बनकर आएंगे, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएंगे। देखो इतना आपको पता है कि IEEE का जो स्टैंडर्ड है, IEEE में जो हमारे पास IEEE 802.11 जो है ये वाईफाई स्टैंडर्ड है, वायरलेस के लिए है, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन है, ठीक है। और जो 802.11I ये जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, लेटेस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, ठीक है। यूज्ड किस लिए यूज किया जाता है, यूज्ड एज एन एंटिटी ऑथेंटिकेशन, यूज्ड एज एन एंटिटी ऑथेंटिकेशन, ये पूछा जा सकता है। इस बार डेफिनेशन हो सकता है पूछ लिया जाए कि किस पर्पस के लिए यूज होता है, आप बताएंगे यूज एन एंटिटी ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। अगला है बच्चों इसमें ऑप्शन 802.11X,
ये क्या है कि 11i ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया है, और बट ये बेसिकली जो होता है ये लार्ज नेटवर्क के अंदर यूज होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड के अंदर चलता है आपका 802.11i, और जब लार्ज नेटवर्क आते हैं तो वहां पर आपका 802.11x, ठीक है। एक ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 802.11g, तो ये बच्चों हाई स्पीड वायरलेस नेटवर्क है, हाई स्पीड वायरलेस नेटवर्क है। और जो एक और ऑप्शन गिवन है 802.11b, ये बच्चों फर्स्ट वाईफाई स्टैंडर्ड है, फर्स्ट वाईफाई स्टैंडर्ड है ये, और जिसकी जो ये कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज टेक्नोलॉजी को ये यूज करता है, ठीक है। सबसे स्मॉलर और सबसे इजीएस्ट आपका 802.11b है, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज टेक्नोलॉजी को यूज करता है। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन अब डायरेक्ट पूछ लिया गया कि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड क्या है, उसका आंसर तो आपका ये 11i हो जाएगा। लेकिन आगे 11x पूछ ले तो क्या होगा, लार्ज नेटवर्क के लिए यूज होता है। 11g पूछ ले तो हाई स्पीड वायरलेस नेटवर्क होता है, और 11b पूछ ले तो इसकी टेक्नोलॉजी क्या आती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पर ये काम करता है, फर्स्ट वाईफाई स्टैंडर्ड जो सबसे कम रिसोर्सेज को यूज करता है। तो ऑप्शन जो होगा बच्चों, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 11i, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका। 1 2 3 नहीं होगा, लेकिन इनके बारे में मैंने सबका आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो आप उनको भी जरूर पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द ब्रूक, इफ n is the number of programmers in a project team, then the number of communication paths is। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब आप एक सिंपल सी बात करो कि आपके पास अगर 3 नोड है, तो अगर वो नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है तो क्या होगा, यहाँ पर आपका n इंटू n माइनस 1/2 एज इज कितनी हो जाएंगी, 3 इंटू 2/2, 6/2 यानी कि 3 हो जाएंगी। 3 है, 1 2 और 3 हो जाएंगी। सिमिलरली अगर 4 है आपके पास नोड, तो ऐसे इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, इससे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो कितने एजेस है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे बच्चों आपके 4 नोड है ना, 4 इंटू 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12/2 यानी कि 6 ही आपके पास एजेस। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर जो होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और एक बात बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि जो मैं डिटेल प्रोवाइड करा रही हूँ उनको ध्यान से करना है, क्योंकि उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस इस बार पूछे जा सकते हैं। और जो मैंने अपनी एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट डाली हुई है, कंप्लीट बनी हुई है, उनको जरूर देखना, क्वेश्चन उसी स्टैंडर्ड के हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।